जुलाई 1965 के आखिरी हफ्ते में आजाद कश्मीर से 6 फोर्सेस भारतीय मकबूजा कश्मीर में दाखिल हो गईं। इन फोर्सेस के नाम तारिक, कासिम, खालिद, सलाहुद्दीन, गजनवी और बाबर फोर्सेस थे। इन्हें पाकिस्तान की 12वीं डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक ने तरबियत दी थी। ये ऑपरेशन जबराल्टर का आगाज था। जबराल्टर यानी जबल तारिक। ऑपरेशन जबराल्टर पाकिस्तान का खुफिया ऑपरेशन था जिसका मकसद कश्मीर को भारतीय कब्जे से आजाद करवाना था। इस ऑपरेशन की मंजूरी सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल अयूब खान ने दी थी। मकबूजा कश्मीर में दाखिल होने वाली 6 फोर्सेज में सलाहुद्दीन फोर्स सबसे बड़ी थी, जिसे श्रीनगर और बारामूला पर कब्जे का टास्क दिया गया। गजनवी फोर्स ने जम्मू फतह करना था, जबकि बाकी फोर्सेज ने भारतीय फौज के मुख्तलिफ ठिकानों और पुलों वगैरह को तबाह करना था। सलाहुद्दीन फोर्स का टारगेट सबसे मुश्किल था, इसलिए इसे सबसे ज्यादा 700 जवान दिए गए थे, जबकि बाबर फोर्स में सिर्फ 34 जवान थे। इन 6 ग्रुप्स की मदद के लिए 14 दीगर फोर्सेज बनाई गईं, जिन्हें नुसरत फोर्सेज का नाम दिया गया। हर पाकिस्तानी फोर्स में चंद फौजियों को छोड़कर बाकी तमाम लोग रजाकार थे। हर फोर्स को 7 दिन का राशन, हर जवान को राइफल की 200 गोलियां और 8 हैंड ग्रेनेड्स दिए गए थे। लाइट मशीन गन वालों को 900 गोलियां और हर रॉकेट लॉन्चर के लिए 30 रॉकेट दिए गए थे। यह महदूद असलहा कश्मीर को आजाद करवाने के लिए नाकाफी था, लेकिन इन फोर्सेस ने बाकी असलहा भारतीय फोर्सेस से छीना था। लेकिन ऑपरेशन जबराल्टर शुरू से ही मुश्किलात का शिकार रहा। कश्मीर के अंदर किसी ने इन फोर्सेस की मदद नहीं की। इंटेलिजेंस ने जिन लोगों के नाम बताए थे कि ये आपकी मदद करेंगे, वो भी सामने नहीं आए। हत्ता कि पाकिस्तानी फोर्सेस की रहनुमाई करने वाले गाइड्स भी उन्हें मुश्किल रास्तों में फंसाकर भाग गए। मोहम्मद दीन नामी एक कश्मीरी चरवाहे ने भारतीय पुलिस को सलाहुद्दीन फोर्स की आमद से खबरदार कर दिया, जो श्रीनगर जा रही थी। भारतीय पुलिस ने फौरी तौर पर फौज को अलर्ट करना शुरू कर दिया। इस दौरान पाकिस्तानी फोर्सेज ने दुश्मन पर भरपूर हमले शुरू कर दिए। उधर एक खुफिया रेडियो सदाए कश्मीर ने मकबूजा कश्मीर में ट्रांसमिशन शुरू कर दी। इस रेडियो से ऐलान किया गया कि कश्मीर में कश्मीरी नौजवानों ने हथियार उठा लिए हैं, वो मुजाहिदीन हैं और भारतीय फौज से अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं। रेडियो ने यह भी कहा कि कश्मीर की आजादी के लिए एक इनकलाबी काउंसिल कायम कर दी गई है। रेडियो से भारतीय फौज और मुजाहिदीन की लड़ाइयों वाली खबरें मुसलसल नशर होने लगी। हर खबर में बताया जाता था कि भारतीय फौज को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। इन खबरों के मुताबिक मुजाहिदीन ने कई थाने तबाह कर दिए थे। भारतीय फौज के 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पर हमले हुए थे। मुजाहिदीन ने श्रीनगर और जम्मू रोड को भी काट दिया था। कश्मीर भर में इनकलाबी काउंसिल के पोस्टर्स भी जगह जगह दीवारों पर आवेजा कर दिए गए थे। इन पर लिखा गया था कि कश्मीरी अवाम टैक्स अदा न करें और भारतीय गुलामी की जंजीरें तोड़ दें। ताहम भारतीय फौज होशियार हो चुकी थी। भारत ने बड़े पैमाने पर फौज और पुलिस के दस्ते कश्मीर भेज दिए। इन ताजादम दस्तों ने सलाहुद्दीन फोर्स को, जो कि श्रीनगर में दाखिल हो चुकी थी, उसे पीछे धकेलना शुरू कर दिया। श्रीनगर में सलाहुद्दीन फोर्स के जवानों और भारतीय फोर्सेस के दरमियान श्रीनगर के गली कूचों में शदीद लड़ाई हुई। कई रोज की झड़पों के बाद सलाहुद्दीन फोर्स कम तादाद की वजह से श्रीनगर छोड़ने पर मजबूर हो गई। सलाहुद्दीन फोर्स को शिकस्त देकर भारत ने कश्मीर के दूसरे इलाकों में भी मुजाहिदीन के गिर्द घेरा तंग कर दिया। बहुत से मुजाहिदीन शहीद हुए या कैदी बना लिए गए। भारतीय एयरफोर्स ने जंगलात पर जहर स्प्रे कर दिया ताकि कोई भी मुजाहिद वहां से फल वगैरह खाकर पेट न भर सके। मुजाहिदीन के पास खाने पीने का सामान और असलहा खत्म हो गया और ज्यादातर जवान आजाद कश्मीर लौटने पर मजबूर हो गए। सिर्फ गजनवी फोर्स जम्मू के कुछ इलाके पर काबिज रही, लेकिन सितंबर की जंग खत्म होने के बाद उसे भी पीछे हटना पड़ा। भारतीय फौज ने कश्मीर में मुजाहिदीन के गिर्द घेरा तंग करने के साथ आजाद कश्मीर में भी जवाबी हमले शुरू कर दिए। आजाद कश्मीर में पीर साहबा, हाजी पीर पास और कई दीगर चौकियों पर कब्जा कर लिया गया।
ان قبضوں کا جنرل اختر ملک نے کرارا جواب دیا اور آپریشن گرینڈ سلیم لانچ کر دیا۔ اس آپریشن کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں اخنور کے علاقے پر قبضہ کر کے سیز فائر لائن کے ساتھ بھارت فورس کی سپلائی لائن کاٹنا تھی۔ یہ حملہ 1 ستمبر کی رات کیا گیا۔ پہلے پاک فوج کی 110 توپوں نے بھارتی ٹھکانوں پر بمباری کی، پھر پاکستانی ٹینک سیز فائر لائن کراس کر کے دشمن کے علاقے میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے سیز فائر لائن کے ساتھ تمام بھارتی دستوں کو مار مار کر پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ بھارتی فوج اپنے ٹینک چھوڑ کر دریائے توی کے پار فرار ہو گئی۔ اب پاکستانی فورسز کے لیے اخنور تک میدان صاف تھا، لیکن اس موقع پر ایک گڑبڑ ہو گئی۔ کمانڈر ان چیف جنرل موسیٰ نے جنرل اختر ملک سے کمان واپس لے کر جنرل یحییٰ کو آپریشن گرینڈ سلیم کا انچارج بنا دیا۔ اس تبدیلی سے پاکستانی فورسز کی پیش قدمی سست ہو گئی اور اخنور سے کچھ ہی فاصلے پر یہ حملہ بدقسمتی سے ناکام ہو گیا۔ اگر یہ آپریشن کامیاب ہو جاتا تو کشمیر کی آزادی کو کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا، لیکن جنرل موسیٰ اور جنرل یحییٰ کے غلط فیصلے ناکامی کی وجہ بنے۔ آپریشن گرینڈ سلیم کے دوران ایک موقع پر پاکستان کے سیبر طیاروں نے بھارت کے 4 ویمپائر طیارے بھی تباہ کر دیے۔ چند روز بعد پاکستانی سٹار فائٹر طیارے نے ایک بھارتی نوک طیارے کو پسرور ایئر بیس پر اترنے پر مجبور کر دیا۔ بھارتی پائلٹ کو جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ یہ نوٹ طیارہ اب بھی پاکستان کے قبضے میں ہے۔ بھارت نے آپریشن گرینڈ سلیم کے جواب میں پاکستان کو مزہ چکھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے لاہور اور سیالکوٹ میں پاکستان کے خلاف 2 نئے محاذ کھول دیے۔ حالانکہ پاکستان تو سیز فائر لائن کے پار جنگ کر رہا تھا، جو کہ بارڈر نہیں تھا، لیکن بھارت نے جان بوجھ کر انٹرنیشنل بارڈر کی خلاف ورزی کی۔ اس نے ایسے وقت میں حملہ کیا جب کم از کم 25,000 پاکستانی فوجی چھٹیوں پر تھے۔ بارڈر پر کسی جگہ بھی کوئی حفاظتی انتظامات نہیں تھے، اس لیے بھارتی کمانڈرز یہ بڑھکے لگا رہے تھے کہ وہ دوپہر کا کھانا لاہور کھائیں گے، لیکن پاک فوج نے ان کے یہ ارادے ناکام بنا دیے۔ بھارتی ٹینکوں نے لاہور کے محاذ پر 3 طرف سے حملہ کیا۔ اس کے ٹینک واہگہ اور برکی کی طرف سے لاہور کی طرف بڑھے۔ تیسرا حملہ قصور پر کیا گیا تاکہ اس پر قبضہ کر کے فیروز پور روڈ کے ذریعے لاہور پر حملہ کیا جا سکے، لیکن پاک فوج نے دشمن کے تمام حملے کامیابی سے روک لیے۔ 6 ستمبر کی صبح پاک فضائیہ کے طیارے واہگہ میں بھارتی فورسز پر ٹوٹ پڑے اور اس کے کئی ٹینک اور درجنوں گاڑیاں تباہ کر دی۔ پاک فضائیہ کی بمباری اتنی شدید تھی کہ بھارتی کمانڈر میجر جنرل نرنجن پرساد خوف کے مارے کھیتوں میں چھپ گئے۔ ان کے سینئر کمانڈر جنرل ہربخش سنگھ نے انہیں زبردستی کھیت سے نکالا۔ اس وقت بھارتی کمانڈر کی حالت دیکھنے لائق تھی، وہ سر سے پاؤں تک کیچڑ میں لتھڑا ہوا تھا۔ جنرل ہربخش سنگھ نے طنز کرتے ہوئے کہا، آپ کمانڈر ہو یا قلی؟ پاک فضائیہ کی بمباری سے بھارتی بٹالین 3 جاٹ کو خاص طور پر شدید نقصان پہنچا، کیونکہ وہ باٹا پور میں داخل ہو کر جوتوں کی فیکٹری پر قبضہ کر چکی تھی، لیکن پاکستانی طیاروں کی بمباری سے وہ بے بس ہو کر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ واہگہ بارڈر پر تو پاکستان کو یہ شاندار فتح ملی۔ ہڈیارہ میں پاک فوج کے میجر شفقت بلوچ نے محض 100 سپاہیوں کے ساتھ، جی ہاں محض 100 سپاہیوں کے ساتھ ہزاروں بھارتی فوجیوں کو 9 گھنٹے تک روکے رکھا۔ انہوں نے دشمن کے بہت سے ٹینکس بھی تباہ کر دیے۔ قصور کے محاذ پر بھی بھارتی حملہ چند گھنٹوں میں پسپا کر دیا گیا۔ لڑائی جاری تھی کہ پاک فضائیہ نے بھارتی ایئر بیسز کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ اسکواڈرن لیڈر سجاد حیدر کی کمان میں پاکستانی طیاروں کی ایک فارمیشن نے پٹھان کوٹ ایئر بیس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی اور کم از کم 10 بھارتی طیارے تباہ کر دیے۔ پٹھان کوٹ پر حملہ کرنے والے جانباز پائلٹس میں گلوکار عدنان سمی کے والد ارشد سمی بھی شامل تھے۔ 6 ستمبر کے روز ہی 3 پاکستانی طیاروں نے اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی کی کمان میں ہلواڑہ ایئر بیس پر حملہ کیا۔ ان 3 طیاروں کو دشمن کے 12 ہنٹر طیاروں کا سامنا کرنا تھا، لیکن پاکستانی جانبازوں نے دشمن کے 6 طیارے تباہ کر دیے۔ اس لڑائی میں سرفراز رفیقی اور ان کے ساتھی پائلٹ یونس حسن شہید ہو گئے، جبکہ سیسل چودھری واپس آنے میں کامیاب ہو گئے۔ پاکستانی B-57 طیاروں نے بھی کئی بھارتی ایئر بیسز کو نشانہ بنایا اور کم از کم 15 بھارتی جنگی طیارے تباہ کر دیے۔
इस बमबारी के दौरान सिर्फ एक पाकिस्तानी तैयारा तबाह हुआ। लाहौर के महाज पर पाक फौज के जवानों ने BRB नहर के मगरबी किनारे पर मोर्चे बना लिए। उन्होंने नहर पर मौजूद कई पुल भी उड़ा दिए ताकि भारतीय फौज नहर पार न कर सके। 7 सितंबर की सुबह भारतीय एयरफोर्स ने सरगोदा एयरबेस पर हमला कर दिया। यहाँ मोहम्मद महमूद आलम, जो MM आलम कहलाते हैं, उन्होंने एक यादगार कारनामा सरअंजाम दिया। उन्होंने सिर्फ 30 सेकंड्स के अंदर, जी हां, सिर्फ 30 सेकंड्स के अंदर 5 भारतीय तैयारे मार गिराकर आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। इस कारनामे पर उन्हें लिटिल ड्रैगन भी कहा जाता है। पाकिस्तानी तैयारों ने अपनी एयरबेसेस पर तमाम भारतीय हमले नाकाम बना दिए, बल्कि एयरफोर्स ने तो अमृतसर पर हमला करके वहां भारतीय रडार स्टेशन भी तबाह कर दिया। 7 सितंबर को पाक फौज ने वाहगा बॉर्डर और कसूर के महाज पर जवाबी हमले भी किए। भारतीय कमांडर नरिंजन प्रसाद, जो पहले खेत में छुप गए थे, इस बार भी बदकिस्मत रहे। पाकिस्तानी फौजी उन्हें गिरफ्तार करने के करीब ही पहुंच गए थे, लेकिन नरिंजन प्रसाद अपनी जीप छोड़कर भाग गए। उनकी जीप और अहम कागजात पाक फौज के कब्जे में आ गए। इस वाक़े पर नरिंजन प्रसाद को कमान से बरतरफ कर दिया गया। कसूर के महाज पर पाकिस्तानी टैंकों ने सरहद पार करके भारतीय गांव खेमकरन पर कब्जा कर लिया। अब अमृतसर उनके निशाने पर था। अगर पाकिस्तानी फौज अमृतसर पर कब्जा कर लेती तो लाहौर के महाज पर सारी भारतीय फौज पाकिस्तान के घेरे में आ जाती, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका। इस इलाके में दलदली जमीन और खेतों में खड़े पानी की वजह से पाकिस्तानी टैंकों के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। इसलिए पाकिस्तान इस महाज पर पेशकदमी नहीं कर सका, जबकि भारत ये प्रोपेगेंडा करता रहा कि उसने खेमकरन को पाकिस्तानी टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया है। लेकिन हकीकत कुछ और थी। इस महाज पर पाकिस्तान आखिर वक्त तक खेमकरन पर काबिज रहा और भारतीय फौज उसे वहां से नहीं निकाल सकी। बर्री और फजाई जंग के साथ पाकिस्तान को बहरी जंग में भी फैसलाकुन बरतरी हासिल रही। पाक बहरिया ने भारतीय रियासत गुजरात के शहर दवारका पर हमला किया। 1.5 घंटे तक बमबारी करके भारत का रडार स्टेशन और कई फौजी ठिकाने तबाह कर दिए। इधर पाकिस्तान की गाजी आबदोज ने बंबई के साहिल के पास बारूदी सुरंगें बिछाकर भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत का रास्ता रोक लिया। इस वजह से भारत पाकिस्तान पर कोई बड़ा बहरी हमला नहीं कर सका। लेकिन 65 की जंग के असल हीरो थे मेजर अजीज भट्टी शहीद। उन्हें बरकी में तैनात किया गया था। उनके पास भी महज 100 फौजी थे और मुकाबले पर भारतीय फौज की पूरी डिवीजन, मतलब 10,000 से भी ज्यादा फौजी। फिर भी मेजर अजीज भट्टी 6 रोज तक भारतीय फौज से भरपूर जंग करते रहे। उन्होंने अपने तोपखाने के जरिए भारतीय फौजी पोजीशंस पर भरपूर बमबारी करवाई। दुश्मन ने कई बार इस गांव पर कब्जा करने के लिए हमला किया, लेकिन मेजर अजीज भट्टी और उनके बहादुर साथियों ने हर हमला बुरी तरह नाकाम बना दिया। 10 और 11 सितंबर की रात को भारतीय फौज के 2 बटालियंस ने बरकी पर हमला किया, तो मेजर अजीज भट्टी अपने प्लान के मुताबिक BRB नहर क्रॉस करके मगरबी किनारे पर आ गए। नहर पार करने से पहले 3 भारतीय फौजियों ने उन्हें जिंदा पकड़ने की कोशिश की, तो मेजर अजीज भट्टी ने उन तीनों को ढेर कर दिया। नहर के मगरबी किनारे पर आकर भी वो भारतीय फौज पर भरपूर बमबारी करवाते रहे। 12 सितंबर 1965 के रोज उन्होंने दुश्मन के 3 टैंकों को आते देखा। वो नहर के बुलंद किनारे पर खड़े हो गए और अगले 2 टैंकों को अपनी तोपों से तबाह करवा दिया। ताहम तीसरे टैंक का गोला उनके सीने पर लगा और वो शहादत के रुतबे पर फायज हो गए। उनकी बहादुरी पर उन्हें निशाने हैदर से नवाजा गया। लाहौर के अलावा पाक फौज ने सियालकोट के महाज पर भी जबरदस्त कामयाबी हासिल की। 8 सितंबर को भारत ने इस महाज पर टैंकों की बड़ी फौज के साथ हमला किया, लेकिन पाक फौज इस हमले के सामने सीसा पिलाई दीवार बन गई। भारतीय फौज को सियालकोट के करीबी इलाकों से पीछे धकेल दिया गया। भारतीय फौज ने पलटकर चविंडा पर कब्जा करने की कोशिश की, जो कि सियालकोट के करीब एक छोटा सा गांव है, लेकिन पाक फौज ने उस गांव को भी भारत के हवाले करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी फोर्सेस के टैंक्स ने चविंडा के इर्द गिर्द पोजीशन संभाल ली। इस मौके पर दूसरी जंग अजीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी जंग लड़ी गई, जिसमें भारत को बुरी तरह शिकस्त हुई। पाकिस्तान के पास टैंक्स कम थे, लेकिन पाक फौज के जवान गन्ने के खेतों में छुपकर भारतीय टैंकों पर एंटी टैंक गन से निशाने लगाते रहे।
इस लड़ाई में सैकड़ों भारतीय टैंक्स तबाह हो गए और दुश्मन का बेपनाह जानी नुकसान हुआ। यह भी मशहूर है कि कुछ पाकिस्तानी जवान जिस्मों से बम बांधकर टैंकों के आगे लेट जाते थे और उन्हें तबाह कर देते थे। चविंडा की लड़ाई में तो 2 भारतीय कर्नल भी मारे गए। पाक फौज ने चविंडा के करीब जफरवाल से भी भारतीय फौज को पीछे धकेल दिया। 18 और 19 सितंबर की रात भारतीय फौज ने चविंडा पर आखिरी लेकिन भरपूर हमला किया, लेकिन इस लड़ाई में 600 भारतीय फौजी मारे गए और दर्जनों गिरफ्तार हुए। सिंध राजस्थान के महाज पर भी पाक फौज ने जबरदस्त कामयाबियां हासिल की। भारतीय फौज ने हैदराबाद की तरफ पेशकदमी की कोशिश की थी, लेकिन पाक फौज ने उसे शिकस्त देकर वापस भारत में धकेल दिया। इसके बाद पाक फौज राजस्थान में दाखिल हो गई। इस हमले में 50,000 हुर जवान भी उनके साथ थे। इस फोर्स ने राजस्थान का कई हजार मुरब्बा किलोमीटर इलाका अपने कब्जे में कर लिया। जंग सितंबर 23 सितंबर की रात 3 बजे खत्म हुई। ये सीजफायर यूएनओ ने करवाया था। उस वक्त भारतीय फौज लाहौर में बीआरबी नहर के मशरकी किनारे पर मौजूद थी, लेकिन मगरबी किनारे पर वो 1 इंच भी नहीं ले सके थे। इस तरह सियालकोट समेत तमाम महाजों पर वो बुरी तरह नाकाम रहे। इस जंग में भारत के 10,000 से जायद फौजी हलाक और 200 से जायद टैंक जबकि 104 तैयारे भी तबाह हुए। इस जंग में पाकिस्तानी अवाम ने पाक फौज का भरपूर साथ दिया। फौजियों के लिए खुराक और खून के अतियात दिए। नूरजहां का मकबूल गीत ए पुत्र हटाते नहीं विकदे रेडियो पर गूंजता रहा और फौजी जवानों का खून गरमाता रहा। इस जंग में चीन ने भी पाकिस्तान की मदद की और भारत के साथ अपने बॉर्डर पर लाखों फौजी भेज दिए। इस वजह से भी भारत जंगबंदी पर मजबूर हो गया। जंग के बाद जनवरी 1966 में ताशकंद में पाक भारत मुज़ाकरात हुए। ये मुज़ाकरात सोवियत यूनियन की निगरानी में कराए जा रहे थे। 10 जनवरी को मुआहदा ताशकंद तय पा गया। इस मुआहदे के तहत दोनों ममालिक की फौजें जंग से पहले वाली पोजीशन पर वापस चली जाएंगी और इस तरह दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के इलाके खाली कर दिए और जंगी कैदी रिहा कर दिए गए। मुआहदा ताशकंद के दौरान एक अहम वाकया यह हुआ कि भारतीय वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री आंजहानी हो गए। अय्यूब खान ने उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत भी की। मुआहदा ताशकंद के तहत मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान को नहीं मिल सका था, यानी पाकिस्तान ने जिस इलाके की आजादी के लिए भारत से जंग मोल ली थी वो बदस्तूर गुलाम ही रहा। इस वजह से पाकिस्तान में इस जंग को अय्यूब खान की नाकामी समझा गया। उनके वजीर खारजा जुल्फिकार अली भुट्टो उनसे अलग हो गए। उन्होंने अय्यूब खान के खिलाफ मुहिम चलाना शुरू कर दी, जिसके नतीजे में 1969 में अय्यूब खान को इख्तिदार छोड़ना पड़ा। नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा।